बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। हस्ब मामूल जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आप तशरीफ़ लाए। हम मिल रहे हैं बजट के सिलसिले में। 2023-24 का बजट कल मैंने सिंध असेंबली में पेश किया और उधर भी मैंने कहा, मैं आज रिपीट करता हूँ, मैं अपने आप को अल्लाह सुब्हान तआला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुझे बख्शी बात की। जी, मैं इस सूबे में 1937 से बजट आ रहे हैं, ये 59th बजट था और 59 में से 14 बजट्स में मेरा किरदार या तो मैंने ख़ुद प्रेजेंट किया है या मैं 2 साल एडवाइज़र फाइनेंस था, तो मैंने वो बजट प्रिपेयर किया था। तो ऑलमोस्ट 25% जब जितने बजट्स आए, खैर इस बीच में मार्शल के बड़े अदवार आए हैं, उसमें तो बजट्स नहीं पेश हुए, वो 25% हमने मैंने किए। मुझे ये भी फ़ख्र है कि अगर इसमें आप मेरे वालिद साहब को शामिल करेंगे तो 3 बजट उन्होंने भी पेश किए थे, तो फिर हम 25% मैं और मेरे वालिद साहब रूम मिल के क्रॉस कर जाते हैं। अल्लाह ताला की बड़ा करम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एज़ाज़ मुझे दिया है। मैं बहुत ज़्यादा जितना शुक्र अदा करूं अपने रब से इस चीज़ का वो कम है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी खिदमत करते रहेंगे। अगले सालों में भी जिस भी हैसियत में होंगे इंशाअल्लाह ताला लोगों की खिदमत करते रहेंगे। इसलिए कि कल मैंने असेंबली में भी बताया था, हमारी जो लीडरशिप है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो एक ही सबक में पढ़ाते हैं कि जी भुट्टो साहब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो सबक हम सबको सिखाए कि अवाम ताकत का सरचश्मा अवाम है, उस अवाम की खिदमत करते रहना है। कल मैंने जिक्र भी किया था, आप लोगों ने कैच किया होगा, मेरा ख्याल है बाकी लोगों ने भी सुना होगा कि लोग कहते होंगे ना, ये 3 टर्म हो गए हमारे, तीसरा टर्म ख़त्म इंशाअल्लाह ताला अगस्त में हो जाएगा, कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के लोग वोट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की खिदमत करती है। लोगों ने मौका दिया और पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया। ये 3 टर्म्स पूरे हुए हैं और मैंने कल भी बताया था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मेहनत के बाद हम कराची, पूरे सिंध के सारे अजला, उनमें हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो 3rd टियर है वो बनेगी और इंशाल्लाह कराची और हैदराबाद के मेयर, सारे मेट्रोपॉलिटन्स के मेयर, सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो एक और चीज़ मैंने कल कही थी, मैं बजट के नंबरों से पहले ये बात कर लेता हूँ। इसकी एक और भी वजह है, सिंध ने, और मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे जो कोई लिखता रहे कहता रहे, मैंने बाकी सूबे भी देखे हैं, मैंने KPK भी देखा है, मैंने पंजाब भी देखा है, मैंने बलूचिस्तान भी देखा, आप लोग सब भी जाते रहे होंगे। सिंध में जो तरक्की हुई है उसकी वजह है कि सिंध के अंदर स्टेबिलिटी है। मैंने आपको कल बताया था उधर बजट स्पीच में, कि बजट स्पीच में बताया था कि पिछले 5 साल एक ही फाइनेंस मिनिस्टर रहा है सिंध में जिसने 5 साल बजट दिए। वफाक में 6 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए पिछले 5 सालों में। बाकी सूबों की 2 सूबों की तो हुकूमत ही उन्होंने ख़ुद ख़त्म कर दी, स्टेबिलिटी नहीं थी। सिंध में स्टेबिलिटी रही है और ये स्टेबिलिटी लाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। स्टेबिलिटी का अगर आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो होता है इस्तेहकाम। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाएगी पूरे पाकिस्तान में। बाकी सब लोग चाहे जो भी समझे, वो इस्तेहकाम की अलामत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और नाम सोचने से पहले ये सोच लेना था कि यार जिस पार्टी का ये काम है उससे नाम क्यों ले रहे हैं, उसका नाम क्यों ले रहे हैं। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, अभी फिर बताता हूँ। मैं बजट पे आ जाता हूँ।
इस साल का बजट रिकॉर्ड बजट है। टोटल बजट का आउटले 2247 बिलियन यानी 2.25 ट्रिलियन कह लें, राउंड ऑफ करें। ये खरबों में मुझे यार मैं भूल जाता हूँ इसलिए मैं नहीं कहूँगा। 2.25 ट्रिलियन का आउटले टोटल है। इसमें जो है 1.411 ट्रिलियन का करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 136 बिलियन का करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 700 बिलियन का रिकॉर्ड 700.1 बिलियन का रिकॉर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। अच्छा, अक्सर लोग और आप सब भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बहुत होती हैं कि ये इतना ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, लेकिन इसकी जो रेवेन्यू के अंदर कल मैंने अपनी बजट स्पीच में भी बताया था, इसमें मेजर कंपोनेंट्स किसके होते हैं। सबसे बड़ा कंपोनेंट एजुकेशन का है। ये रेवेन्यू कंपोनेंट जो है तकरीबन 247 अरब है। वो एक पेज मेरे पास पता नहीं आगे पीछे होगी जो जिसमें डिटेल थी। वो दूसरा हमारा कंपोनेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हेल्थ का है, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर पे और चौथा लोकल गवर्नमेंट के बड़े 4 हेड्स हैं। इन चारों को आप मिलाएं तो तकरीबन 800 अरब हो जाता है और ये सारे एसेंशियल सर्विसेज है। हेल्थ में हमारा काम है, मैंने कल भी बताया था, आज भी आपको थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि कितना हमारा एक्सपेंडिचर है हेल्थ के अंदर, कि क्या क्या हमने किया है। तो ये आपका हो गया करंट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करंट कैपिटल में इजाफा हुआ है और मैंने कल बताया था कि हमारी जो रीपेमेंट ऑफ लोन्स होती है, एक तो हमने लोन्स लिए हैं इसमें, लेकिन हम लोन्स रीपे कर रहे हैं। हम अपने जो एनवलप हमें दिया गया फेडरल गवर्नमेंट के, उससे हम वेल विद इन दैट एनवलप हैं लोन लेने के। उसमें हम डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए लोन्स लेते हैं। तो अब वो लोन्स को रीपे करने के लिए डॉलर की जो कीमत बढ़ गई है और रुपी वीकन हुआ है, तो वो थोड़ा अमाउंट बढ़ गया उसमें। तो ये वजह है हमारी करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के बढ़ने की। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगा, जो 700 अरब रुपए का है। जो हमारे आउटगोइंग ईयर है उसके अंदर भी डेवलपमेंट में, मतलब ये साल जब शुरू हुआ तो हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। और जून का महीना ख़त्म हुआ था, हमने बजट ख़त्म किया था, हमने अपना हाईएस्ट एवर एडीपी बनाया था उस वक्त के। इस साल उसको सरपास कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे। और जैसे ही साल ख़त्म हुआ, आपको पता है कि एक सैलाब जुलाई और अगस्त के महीने में जो बरसातें हुई हैं पूरे सिंध में, वो हमें फेस करना पड़ा। और ये सैलाब ऐसा था, आप सब लोग काफ़ी लोग उसमें गए होंगे, रूरल एरियाज़ में देखा होगा। पहले कराची में जून में एंड में कराची में बरसातें हुई। हमने कराची के अंदर इमीडिएटली, मुर्तज़ा वहाब साहब इधर बैठे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, इमीडिएटली हमने फंड्स रिलीज़ किए ताकि उनकी सड़कें वगैरह उनके रिपेयर हो। और ये मैं कह सकता हूँ कि जो पिछले साल बारिशें तकरीबन उतनी हुई थी कराची में जो 2020 में हुई थी, लेकिन 2020 और 2022 में बहुत फ़र्क था। हमने काफ़ी बेहतर तरीके से उस पानी को वैक्यूएट किया। और जो 2007 में बरसातें इससे आधी हुई थी, उससे बहुत बेहतर किया। 2007 की तस्वीर आप देख लें, आप सब की उम्र इतनी होगी कि 2007 का आपको बारिशें याद होंगी, जिसके बारे में कहा जाता था कि बड़ा काम किया है। लेकिन उसके बाद ही काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आके शुरू किया था और हर बरसात में और हमारी बेहतर परफॉर्मेंस हुई। और 2022 में कराची के हवाले से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। रूरल एरियाज़ में जितनी बारिश इस साल हुई थी, मैंने अब वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा जो मैं काफ़ी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको आज, और मैंने कल ये असेंबली में भी तकरीर करते हुए बताई थी कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब मैंने पहला चक्कर लगा के और कराची आया था और हर जगह मैंने हालत देखी थी, तो मैं आपको बड़ी कैंडिडली बगैर बताऊँ कि आई हैड लॉस्ट होप। मैं कहा ये हमसे पानी नहीं निकलेगा, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी आजमाइश डाली है, शायद हम इसमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नाकाम होंगे। और ये अब लोगों को खाने को कहाँ से देंगे, रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे, ये हालत थी। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी
दोबारा सारी टीम ने मदद की, सारी टीम हमारे साथ थी, चाहे वो मेरे कैबिनेट कॉलीग्स हों, हमारी पीडीएमए, हमारे जो और लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट, सब ने काम किया। हमने जब प्राइम मिनिस्टर साहब इधर आते थे और वो उन्होंने बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 या 6 चक्कर सिंध के लगाए उस दौरान, अनलाइक दी प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जिसको सिंध का पता भी नहीं था कि है कहाँ। तो वो कहते थे मुझे कि चीफ मिनिस्टर ये कैसे पानी निकलेगा, और मैं उन्हें कहता कि जी इंशाल्लाह ताला। उन्होंने कहा ये मार्च अप्रैल से पहले पानी नहीं जाएगा आपका, जो उनको भी उनके एक्सपर्ट्स बता रहे थे। और मैं उन्हें कहता था कि हम गंदम की फसल बोएंगे इस साल इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, हम अल्लाह ताला की मदद से उसमें कामयाब हुए, पानी इवैक्यूएट किया। इस पूरे सैलाब में एक आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनको 1 साल से कुछ ऊपर हो गया है, फॉरेन मिनिस्टर बने, और उनकी जो फॉरेन, कल मैंने बताया भी था थोड़ा सा, लेकिन एक वाहिद टाइम था जब उन्होंने अपनी सारी मसरूफियात ख़त्म की, वो फ्लड का टाइम था कि वो ख़ुद लाड़काना में बैठे और उधर से फिर उन्होंने सारे इलाकों को देखा। तो ये उनकी लीडरशिप में, जैसे मैंने कहा, मेरी काबीना, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारे प्रॉब्लम्स भी बहुत हुए और प्रॉब्लम किए भी बहुत लोगों ने। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि हमें कहा गया कि जी हर चीज़ फलाना जज आके तकसीम करेगा, ये कि जो भी हुआ हमने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया उस वक्त में, लेकिन हमारी एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हम लोगों को रिलीफ दे। और हम अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% हमने काम किया, लेकिन हमने, मैं मुतमईन हूँ अपनी और अपनी पूरी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से फ्लड्स के दौरान। और फ्लड्स की वजह से, जैसे मैंने कहा, वो डेवलपमेंट हमारा पहले 4-5 महीने तो कंप्लीट रुक गई और हमें समझ नहीं आ रही थी कि अभी फ्लड्स, एक तो फ्लड्स का खर्चा जो एडिशनल हमने करना पड़ा, प्लस डेवलपमेंट सारी बंद, फिर जो महंगाई एस्केलेशंस हुई, उन रेट्स पे लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब इंशाल्लाह ताला ये साल ख़त्म कर रहे हैं हम 2022-23, तो सिंध के अंदर 2022-23 में रिकॉर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है, रिकॉर्ड। इससे पहले सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ था 2017-18 में। इस साल 2017-18 से भी ज़्यादा 22-23 में रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर हुआ है। सबसे ज़्यादा स्कीम्स कंप्लीट हुई हैं, 772 हैं, कितनी है हसन कहाँ बैठे, 772 स्कीम्स कंप्लीट हुई हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर 270 बिलियन। इससे पहले 226 अरब रुपए था जो हमने प्रोविंशियल एडीपी का किया था इन 2017-18। उसके बाद कोई आ गया, कोई आ गया, और पहली बार मैं दोबारा क्या दोहराऊं कि ऐसा हुआ कि हमने, हमारी जो रिसोर्स थी वो भी पिछले सालों से कम हो गई, हमारे डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी पिछले सालों से कम हुए, लेकिन हमने फाइनली आके रिकूप किया है। और इस साल 772 स्कीमें कंप्लीट हो रही हैं और 260 कितना 270 अरब का प्रोविंशियल एडीपी है। उसके साथ साथ हमने फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस भी बहुत लिया है, 20 अरब रुपए तकरीबन डिस्ट्रिक्ट एडीपी के भी खर्च कर रहे हैं। तो ये इन ऑल वेज रिकॉर्ड ईयर है और अगला साल इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगा। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि फ़्लड का मैं जिक्र जब कर रहा हूं, एक तो हमने फ़्लड का जो रिलीफ देना था, और हम बहुत ज़्यादा बाकी सबसे, मतलब टेंट्स, तकरीबन 1 मिलियन टेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, और मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं थी, बड़े प्रॉब्लम्स थे। हमें ये भी कहा गया, कई मुखैर हजरात थे, कई फॉरेन एजेंसीज थी जिन्होंने कहा कि जी हम आपको टेंट देंगे। ऑब्वियसली हमने कहा मोर देन वेलकम, लेकिन जब वो जा रहे थे, कहते हैं जिस जगह हम जाते हैं सिंध गवर्नमेंट पहले ही ऑर्डर दे चुकी है, उस सारी फैक्ट्री का पूरा ऑर्डर उठा रही है। तो ये सारी कोशिशें हमने की थी। उसके साथ साथ जैसे ही हम फ्लड रिलीफ का काम कर रहे थे, हुकूमत सिंध ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जो इसका डैमेज है
इसको बनाने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज से हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमने इमीडिएटली वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात की, यूनाइटेड नेशंस के पूरे अम्ब्रेला के अंदर काम शुरू किया और एक रिकॉर्ड टाइम में 3 से 4 महीने के अंदर हमने $2 अरब की फाइनेंसिंग अरेंज की। मैं आपको बताऊं, इसके आप सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त IMF के साथ हम $1.2 बिलियन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने डेवलप फ्लड रिहेबिलिटेशन के लिए, मेनली फ्लड, उसमें और भी प्रोजेक्ट्स हैं बट मेनली फ्लड रिहेबिलिटेशन के लिए $2 अरब के फाइनेंसिंग अरेंज की 3 से 4 महीने में। ये आसान काम नहीं था। मैं कहता ना, मैंने लुक बैक, आई डोंट नो, अल्लाह ताला ने कराए, हमारे बस की बात नहीं थी ये। मतलब वो इदारे जो साल लेते हैं अप्रूवल्स के लिए, वो इतनी तेज़ी से उन्होंने काम किया और उसकी वजह थी उन्होंने आके देखा कि वाकई ज़रूरत है। और हुकूमत सिंध के सारे महकमों ने बड़ी अच्छे तरीके से अपनी डॉक्यूमेंटेशन की। वर्ल्ड बैंक का जब एक ही दिन में $1.7 अरब के लोन्स अप्रूव किए थे उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग में, और वो मुझे जब उसकी इत्तला मिली थी, हम हर जगह फॉलो कर रहे थे कि वो खुद परेशान थे कि यार ये इतना अच्छा काम, मतलब उनके जो एग्जीक्यूटिव सारे डायरेक्टर्स थे, बोर्ड मेंबर्स थे, उन्होंने पेपर वर्क देख के कहा कि इसमें तो कुछ हमारे पास सवाल ही पूछने के लिए नहीं रह गया। और $1.7 अरब को करने में उन्हें 17-18 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे अप्रूव करने में। ये सब हमारी तैयारी थी जिसकी वजह से ये हुआ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। हम एक चीज़ जिसकी और मैं बात करना चाहूँगा, हमारा हाउसिंग की जो प्रोजेक्ट है, मैंने अपनी ज़िंदगी में 1973 का सैलाब भी देखा है, 1976 का भी देखा है, 94 में एक फ्लड आया था वो भी मैंने देखा है, 2010 का फ्लड, 2011 का फ्लड, 2020 का फ्लड और ये 2022 का फ्लड। किसी भी फ्लड में हुकूमत ने ये तहिया नहीं किया कि हम लोगों के जो घर डिस्ट्रॉय हुए हैं, डैमेज हुए हैं, उनको हम बनाएंगे। इस दफ़े बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी मैं कुछ नहीं जानता, आप लोग अरेंज करें, मदद आपको काजिए, और उनकी मदद की वजह से ये सारा हुआ। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर नहीं होते तो शायद पाकिस्तान को ये इमदाद नहीं मिलती, शायद क्या यकीनन नहीं मिलती। जिस तरीके से उनकी इंगेजमेंट थी यूनाइटेड नेशन से, सारी मल्टीलैटरल एजेंसी से। खैर, उन्होंने कहा जी आपने ये घर बनाने, हमने वो स्कीम बनाई, वो तकरीबन $1.5 अरब की स्कीम है, $1.5 बिलियन। उस 1.5 बिलियन में वर्ल्ड बैंक ने हमें $500 मिलियन की फाइनेंसिंग दी है। $250 मिलियन हमने कमिट किया, यानी सूबाए सिंध ने, और उसकी पहली किस्त अगर आप बजट की डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, 25 अरब रुपए इस बजट के अंदर उस स्कीम के लिए रखे गए। वो स्कीम अप्रूव्ड है, इन ऑपरेशन है। तो टाइम लगा, आप खुद समझ सकते हैं कि 20 लाख घर बनाना और ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाना, कि कोई किसी को ठेका नहीं देना कि ये लोग 20 लाख घर बना दो। हम कह रहे लोग खुद बनाएंगे। उनको चेक करने के लिए हमने जो रिनाउंड NGOs हैं उनकी मदद ली है कि वो वेरीफाई करेंगे। पहली सर्वे हुकूमत ने की और अब वो वेरीफाई करके और फिर हम उनको काम शुरू हो गया। तो ये इतनी बड़ी स्कीम कंसीव करके बनाना, और उसके साथ साथ फिर चेयरमैन साहब ने कहा कि जो घर आप जिसको बना के दे रहे हैं उस घर की ज़मीन का टाइटल भी दें उसे। हमने उस पर एक्सरसाइज शुरू की और ये मुझे खुशी हो रही है कि मोर देन 70% हम वो मामला कर चुके हैं क्लियर, कि इंशाल्लाह ताला 70% तकरीबन 80% हम टाइटल लोगों के रेडी हैं हमारे, और हम देना शुरू हो जाएंगे। बाकी जो रहता है उसको भी काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्राइवेट ज़मीन पे अगर कोई है तो हमें कोई तरीक़ेकार उसका देखना है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं हुई थी। आपकी जो रोड सेक्टर है, $200 मिलियन का लोन फैसिलिटी दी है हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और तकरीबन इतना ही बल्कि $300 मिलियन में दिए वर्ल्ड बैंक ने। और इंशाल्लाह ताला वो सारी स्कीमें अब राइप हैं।
ये इतना तेज़ी से काम कभी भी नहीं हुआ है। जो अमाउंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी स्कीमें इस वक्त टेंडरिंग में चली गई हैं और इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 महीने में वो आपको ग्राउंड पे बाकायदा ये काम होता हुआ नज़र आएगा। इरिगेशन नेटवर्क हमारा तबाह हो गया था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े फ्लड में क्या होगा। हमने ड्यूरिंग दिस, इस वक्त मैंने कल वो दिया था, सारे ब्रीचेस हमने फिल किए ताकि हम गंदम की बुआई कर सकें और हम कामयाब हुए। गंदम की रिकॉर्ड फसल हमारे पास आई है इस साल। तो इंशाल्लाह ताला बड़ा ही एक हमने जो ये पूरा अल्लाह ताला ने जो मदद की और हमने इतने बड़े कैटास्ट्रॉफी के बाद भी, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा ख़र्चा जो है हमने और सबसे ज़्यादा स्कीमें कंप्लीट की हमने इस करंट ईयर में। अगले साल की बजट का मैंने बताया 701 अरब रुपए का हजम है डेवलपमेंट का। इसमें अगर ब्रेक डाउन आपको दूं तो 380.5 अरब है प्रोविंशियल एडीपी के। इस साल मैंने आपको बताया तकरीबन 270 अरब हम खर्च करेंगे, तो उससे 110 अरब से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडीपी 30 अरब ये हमारी है। तो जो प्रोविंशियल रिसोर्सेज हैं वो 410.5 अरब रुपए हम यूज़ करेंगे। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस, ये मैंने जो सारे लोन्स की बात की, जो फैसिलिटीज़ की बात की, इसमें काफ़ी लोन्स हैं, कुछ ग्रांट्स भी हैं। उसका टोटल अमाउंट है 266.7 बिलियन। अगेन कभी इतना नहीं हुआ पहले। ये 266 अरब रुपए, मेरा ख्याल है शायद पूरे पाकिस्तान में भी इतना, खैर मैं हो सकता है गलत हूँ, पूरे पाकिस्तान को भी कितनी फाइनेंसिंग नहीं मिली होगी जो सिंध हुकूमत ने सिंध सूबे के लिए अरेंज किए। और आखिरी जो इसका कंपोनेंट होता है वो फेडरल पीएचडीपी में जो सिंध स्कीम्स एग्जीक्यूट करता है, सूबाई हुकूमत करती है, उसके अंदर तकरीबन 21.9 है 22.9 बिलियन रुपीज़। खैर ये इसकी भी कहानी है। आज से हफ्ता पहले ये सिर्फ 6.6 बिलियन था, लेकिन एक हफ्ते की जिद्दोजहद के बाद ये 4 गुना बढ़ गया। सिंध का जो हिस्सा था इन द फेडरल पीएचडी, ये पैसे वफाकी हुकूमत देती है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट सिंध गवर्नमेंट करती है उनके लिए। तो ये सब मिला के तकरीबन 701 अरब रुपए की पीएचडीपी। इसमें जो टोटल 5250 स्कीम्स हैं, 3311 ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, जिन पे जो हमारी प्रोविंशियल एडीपी है उसमें 291 अरब रुपए, ऑलमोस्ट 292 बिलियन, जो कि 77% बनता है। तो ऑनगोइंग स्कीम्स पे 77% है और नई स्कीम्स पे 23%। 1939 स्कीम्स है, 88.58 बिलियन की एलोकेशन है। जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंशियल एडीपी में, ऑनगोइंग का जो हमारा जो मेजर बड़े डिपार्टमेंट उसकी मैं बता देता हूँ। वर्क्स एंड सर्विसेज है जिसकी टोटल एलोकेशन फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस और ये हमारी जो फंडिंग है अपनी ओन रिसोर्स से मिला के तकरीबन 140 अरब रुपए बनेगी, उससे थोड़ा सा कम। अगेन एक रिकॉर्ड होगा और उसकी रीज़न ये है कि जो फ्लड से रोड तबाह हुए हैं अब हमें सारे बनाने हैं दोबारा, और ये हमें अगर फ्लड नहीं, ये इसमें से 80% इज़ फ्लड रिहेबिलिटेशन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें एडिशनल ये ख़र्चा करना पड़ा है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं इरिगेशन के लिए है, इसके अंदर है ना, मैं आपको मेजर डिपार्टमेंट्स का बता देता हूँ जो एलोकेशंस हैं। एजुकेशन के लिए तकरीबन 35 अरब रुपए है टोटल एलोकेटेड, जिसमें स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, स्टेफ्टा, यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड शामिल हैं। और आपकी हेल्थ के लिए तकरीबन 20 अरब रुपए, 19.73 बिलियन। हेल्थ की हमारी मेजर एलोकेशंस जाती हैं एज ग्रांट्स। आपको पता होगा हमारी जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, SIUT को 15 अरब से ज़्यादा की ग्रांट है, NICVD की ग्रांट है,
फिर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर जो काम करते हैं, इंडस हॉस्पिटल को ग्रांट दे रहे हैं, हमारी और जो हॉस्पिटल्स हैं, जो JPMC है, NICH है, इसलिए कि बहुत अच्छे इदारे हमने कायम किए इनको फंड करने के लिए। और ये सारे होते तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये लोगों के भले के लिए सारी स्कीम्स हैं। इरिगेशन के लिए 25 अरब रुपए हैं और लाइनिंग के लिए अलग से 10 अरब रुपए हैं। लोकल गवर्नमेंट के लिए 62.5 बिलियन की एलोकेशन है अगले साल। और इसके अलावा जो बड़ी है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, अगेन पानी देते हैं, 22.2 बिलियन की एलोकेशन उनके लिए है। हाउसिंग के लिए जैसे मैंने बताया 25 अरब है, वो हमने अगर आप देखेंगे बजट तो वो सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की में रखी है, इसलिए कि हमने एक अलग हाउसिंग काउंसिल बनाई है, अपना कंपनी बनाई है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं हम। और उसी के अंदर ये सारी एक्सपेंडिचर होती है। ट्रांसपोर्ट में 8.5 अरब रुपए रखे गए हैं। इस दफ़े हमने जो स्कीम्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साथ बैठे हैं, जो पीपल्स बस सर्विस, फिर पिंक बस सर्विस, फिर EV बसेस, इसको इंशाल्लाह ताला आगे और बढ़ाएंगे। हमने उसके लिए एलोकेशन रखी और अगर मज़ीद एलोकेशन की ज़रूरत पड़ी वो भी हम अवेलेबल करेंगे। वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए जैसे मैंने बताया कि प्रोविंशियल ADP में तकरीबन 90 अरब हैं और उसके अलावा आपके जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस में पैसे आ रहे हैं तो मिला के तकरीबन 140 अरब के करीब, प्लस फेडरल गवर्नमेंट की स्कीम्स 4 हम एग्जीक्यूट करें, फेडरल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड यानी फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंस स्कीम्स 4 हम कर रहे हैं। उसमें टोटल तकरीबन 10-12 कितना है इन 4 का, 4 + 2 + 3 7 12-1 अरब रुपए उधर से भी है, मुझे एग्जैक्ट नंबर है किताबों में। तो ये 150 अरब से ज़्यादा वर्क्स एंड सर्विस को एग्जीक्यूट करना होगा। मैंने मिनिस्टर साहब को भी और पूरे डिपार्टमेंट को भी कैबिनेट मीटिंग के दौरान भी उससे पहले कहा है कि जी अपनी कमर कस लें। और मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से तो और हमें और ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होगी इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए। इसके अलावा मैं आपके सवाल तो लूँगा, मैंने ये बजट दिया उसके बाद एकदम एक पता नहीं क्यों शुरू हो जाता है, वो ऐसे जाहिर करते हैं कि जी पता नहीं हम कराची को जो है कुछ नहीं देते और कराची के लिए स्कीमें नहीं रखी हैं। भाई कराची वोट क्यों दे रहा है हमें यार, जितने भी दे रहा है जो भी दे रहा है। तो ये बिल्कुल ही जो है, तो मैं आपको बता देता हूँ इस अगले साल के बजट में जो फाइनेंस स्कीम्स हैं जिनकी पूरी एलोकेशन, फाइनेंसिंग एलोकेशन ये कह रहा हूँ, वो तकरीबन 81 + 182 अरब रुपए की स्कीम्स बजट में है, 182 अरब। और ये अगर चाहें तो एक एक स्कीम गिन गिन के आपको बताएंगे। और अगर बहुत ही माजरत के साथ किताब खोल के आप भी देख लें तो आपको भी नज़र आ जाएगी। आप सिर्फ एक स्कीम देखें, मेगा स्कीम्स ऑफ कराची 12 अरब, और जी डंडोरा पिट गया। इवन अखबारों में मैंने देखा कि जी कराची के लिए 12 अरब रखें। ओके भाई, नाम से जहाँ कराची नाम से पड़ा, मेगा स्कीम पड़ा का सिर्फ ये और कुछ भी नहीं है। हमने जो आपको मेजर डिपार्टमेंट्स बताता हूँ, स्कूल्स में 3.1 अरब, यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स में 2.4 बिलियन कराची के, 2.396 बिलियन, 5.8 बिलियन हेल्थ की स्कीम्स है कराची में। आपकी होम डिपार्टमेंट, ये फॉरेंसिक लैब, सेफ सिटी, ये स्कीम्स ऐसी आती हैं, 8.9 बिलियन वो हैं। लोकल गवर्नमेंट की 28.7 बिलियन की स्कीम्स हैं। मेगा स्कीम्स 12.5 है, जो आपको एक ही नज़र आई कुछ लोगों को इस पूरी कहानी में। ये 81.3 बिलियन प्रोविंशियल ADP। फिर फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस जिसकी मैंने इतनी बात की, उसकी अप्रूव्ड स्कीम। अच्छा, ये जो प्रोविंशियल ADP की स्कीम्स होती हैं ना, वो तो पैसे फेडरल गवर्नमेंट पहले टैक्स वसूल करेगी, फिर हमें देगी, फिर हमारे पास पैसे होते हैं और हम स्कीम्स एग्जीक्यूट करते हैं। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस या फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट का ये फ़ायदा होता है कि पैसे अवेलेबल होते हैं, हमें सिर्फ काम करना होता है। 100.7 बिलियन की स्कीम्स
कराची के लिए फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस, जिसके पैसे यानी वो बैंक में पैसे, बाकी जो पैसे मैंने बताए पूरी सारी एडीबी की, वो तो जैसे मैंने बताया ना, पहले फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, फिर हमें देगी, फिर हम तनख्वाहें देंगे, फिर जो बचेगा उसमें से डेवलपमेंट करेंगे। ये 100.7 बिलियन 266 अरब की जो मैंने बात की, उसमें से 101 अरब कराची की स्कीम से, कराची में बाकी सिंध में वो फ्लड रिहेबिलिटेशन है, ये नई स्कीम्स है, इसलिए फ्लड रिहेबिलिटेशन का तो कोई काम कराची में ही नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ जो क्लिक का प्रोजेक्ट है उसमें 1500 मिलियन की फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है, अवेलेबल पैसे हैं। KWSSIP कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट 7.25 बिलियन की स्कीम, उसके अंदर अप्रूव्ड सारी चीज़ें होके इस समय एलोकेशन है। और इसका भी पार्ट 2 है जो ऑगमेंटेशन है, वो अभी फेडरल गवर्नमेंट में PC1 फंसा हुआ है। मैंने अभी भी प्राइम मिनिस्टर से कहा था, और अभी ये आपके इस मीडिया के तवज्जो से फिर कह रहा हूँ, मेहरबानी करके वो जल्दी अप्रूव करें, ताकि हम अपनी वो 52 अरब रुपए की स्कीम है जो ऑगमेंटेशन की K4 के, वो अलग है। इसके अलावा क्लिक का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 27.5 अरब रुपए की एलोकेशन है, और ये अप्रूव्ड स्कीम्स हैं इंशाल्लाह ताला। मैंने उस दिन तो कहा था, तो आप लोग अब मैं कह रहा हूँ कि इस कमरे में बैठा है वो शख्स जो एग्जीक्यूट करेगा ये स्कीमें सारी, ठीक है ना। पहले तो चलो वो एडवांस में कह दिया था मैंने, लेकिन अभी तो आपको मैं पक्का बता रहा हूँ मैं ये भी नहीं कहूँगा दो है बैठा कि ये दो आप भी हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते, ये इधर बैठा है 27.5 अरब की ये स्कीम्स वो हैं जो लोकल गवर्नमेंट, हमारी लोकल काउंसिल्स एग्जीक्यूट करेंगी। 14.5 अरब की स्वीप की स्कीम्स हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, ये हमारी जो अलग बजट देते हैं, तकरीबन 18 अरब रुपए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को हम 18 दे रहे हैं। इसके अलावा ये डेवलपमेंट की हैं जिसमें ये वेस्ट क्या कहते हैं उनको, साइट्स जो क्या कहते हैं उनको, काम क्या, लैंडफिल साइट यार, थैंक यू, ये बनेंगी, कुछ गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस बनेंगे, ठीक है जी। BRT रेड लाइन काम चल रहा है, आपने देखा होगा 26.5 अरब रुपए की एलोकेशन है अगले साल उस पर, और आपकी जो येलो लाइन है जो इस पर फाइनल हो चुकी है उसकी एलोकेशन 23 अरब रुपए की है। तो मेरे भाइयों और एक बहन बैठी है, सबको बता रहा हूँ कि भाई किताब खोल के देख लो कि क्या जो है। अब इसके अलावा ये मैंने पता 180 अरब ये अभी, और मैं आ रहा हूँ अभी, तो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये क्यों कराची वोट दे रहा है, पता चल जाएगा जो परेशानी हो गई ना आजकल। मैं मैं आजकल टीवी देखता हूँ तो कहते मुझे बीमारी शुरू हो जाती है, वो एक आदमी इतना रो रहा है, वो ये हो गया वो। भाई एक तरफ कहते हो कि अक्सरियत हमारे पास है और फिर कहते हो नहीं इलेक्शन नहीं कराओ, ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? तो उसको अब जाके सुकून से बैठ जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है कराची में, और इसी वजह से कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। तो ये तो हो गई 2 एरियाज़ ना। जो मैंने नॉन डेवलपमेंट साइड पे आपको बताऊं, कराची में हम जो दे रहे हैं ग्रांट NICH को, उसमें भी डेवलपमेंट का काम है। JPMC 1 अरब रुपए से ऊपर 1.073 बिलियन की नई साइबर नाइफ JPMC में आ रही, वो भी कराची में है। उससे पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मुस्तफीद हो रही है। आपका SIUT 15 अरब रुपए की ग्रांट है और उसका 90% कराची में खर्च होता है। आपका कराची का ट्रॉमा सेंटर NICVD, इंडस हॉस्पिटल को हम डेवलपमेंट ग्रांट्स में भी मदद कर रहे हैं उनको बनाने में। सिंध हुकूमत एक अच्छा काम चल रहा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी तो 4 अरब रुपए हैं इस साल उसके। तो ये अगर आप टोटल करेंगे तो आप सिर्फ, मैं कहता हूँ, मैंने बहुत पहले कहा था कि अपनी आंखें खोलें, तासुब निकालें,
तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा इन बजट की किताबों में। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी एक टनल विजन करना चाहते हैं और सिर्फ तासुब करना चाहते हैं तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। आपको नज़र ना आए ना आए, कराची के लोगों को नज़र आ गया है। इसी वजह से जैसे मैंने आपको बताया करे। अच्छा, ये तो हो गई आपकी। अब हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये तो मैंने वो अभी और स्कीमें बता रहा हूँ आपको कराची की। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करते हैं। अगेन, जो बहुत बड़ी स्कीम्स होती हैं ना, जहाँ से हमें फॉरेन फंडिंग भी नहीं मिल रही है, और कराची के अंदर, और ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में हम कर रहे हैं। गोट की कनकोट, ये मैं पीपीपी की बात कर रहा हूँ। गोट की कनकोट ब्रिज है, तकरीबन 22-23 अरब रुपए का हो जाएगा ये। हम अपनी प्रोविंशियल एडीपी से, फेडरल पीएसडीपी से या फॉरेन प्रोजेक्ट से ये नहीं कर सकते, तो हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करनी पड़ रही है। उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊंगा स्कीम्स जो हुई हुई हैं, यार ये मैंने अलग से एक पेज पे रखी थी, पता नहीं कहाँ की, खैर इधर ढूंढनी पड़ेंगी अब मुझे। जो ऑलरेडी स्कीम्स कंप्लीट हुई हुई हैं कराची से रिलेटेड, मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ आपको। कराची ठट्टा ड्यूल कैरेजवे 8.2 बिलियन की कराची से ही गुजरती है। क्या है वो, उससे बहुत ज़्यादा है यार। अभी मैं वो मेरा एक पर्चा कहाँ गया, मैंने अभी उस पर काम किया, ये पता नहीं कहाँ किया। देखा मैंने, ये इतनी चीज़ें जमा करता हूँ। नहीं, ये तो वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, इसमें है सारा। मैंने वो टिक किए थे, वो पता नहीं कहाँ कर दिए। NICH की स्कीम कराची की है 389 मिलियन की। ये जो है, जो ऑलरेडी हो गई, पहले वो बता रहा हूँ। ठीक है जी। सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी कराची को बिजली दे रही है, 12 अरब की वो प्रोजेक्ट है। इस वक्त जो अंडर एग्जीक्यूशन है, M9 M5 लिंक 2 अरब रुपए का PPP में कराची के अंदर। मलीर एक्सप्रेस वे 27.5 अरब रुपए का कराची के अंदर। मारीपुर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट, ये हम तकरीबन इसकी बिडिंग स्टेज पे, बल्कि ये हम कर लिया हमने, 11.2 बिलियन, 11.2 अरब रुपए। धाबीजी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वो चाहे कराची से थोड़ा सा बाहर, लेकिन इंडस्ट्रियल एस्टेट बना रहे हैं कराची के लिए, 16 अरब रुपए। ये इन एग्जीक्यूशन है, प्रोजेक्ट्स हो गए हैं जो मैंने आपको एडिशनल बता रहा हूँ। 2 अरब, 11 अरब, 27.5 अरब और 16 अरब टोटल आप करते जाएं। इन्होंने भी किए थे शायद 56 अरब, 56 अरब। ठीक है जी। हाँ, ये मैंने, ये मिल गया यार मुझे 56 अरब का। ठीक है जी। अब आगे आए वो प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त बिडिंग स्टेज पे हैं, यानी उनका सारा काम हो गया है और उसमें टाइम लगे, 2 साल लगे। PPP प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम या इशू यही होता है कि उनको सारा इकट्ठा करने में टाइम। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप वो प्रोजेक्ट तैयार करके रखते हैं, तो उसकी पूरी फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है आपके पास। फिर आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी करा सकें उसको काम। जो प्रोजेक्ट्स बिडिंग स्टेज पे हैं, यानी उनका सारा काम हो गया, बिड पे जाएंगे, फिर फाइनेंसिंग पे जाएंगे। कराची हब वाटर कनाल प्रोजेक्ट 24 अरब रुपए का। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट 4 125 अरब रुपए का। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 60 अरब रुपए का। एक 5 MGD का डिसैलिनेशन प्लांट 13 अरब रुपए का। जिना JPMC सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट 2 अरब रुपए का। मार्बल सिटी प्रोजेक्ट 5 अरब रुपए। NED टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट 24 अरब रुपए। 252 अरब रुपए के PPP के प्रोजेक्ट्स कराची में हो रहे। तो सिर्फ आंखें खोलें, बजट की किताबें पढ़ें। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना, उनको ये नज़र आ जाएगा। और अब मैं आगे नहीं जाता हूँ, जो प्रोजेक्ट्स फिजिबिलिटी स्टेज वगैरह पे हैं, फिर मैं आप खुद ही कहेंगे यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो भी बहुत सारे हैं प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं। तो खैर, ये जो बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स गिना दिए। इस वक्त जो अंडर एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स हैं 181 + 56 कितने हो गए यार, 230 ऑड बिलियन के प्रोजेक्ट्स एक है, और 252 बिलियन के प्रोजेक्ट्स, तो वो एक साल में नहीं होंगे कंप्लीट ये वाले, इनको टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बस कल से शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये सोच रखते हैं कराची के लिए और ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये
बड़ा मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ कि जो भी ये कह रहा है ना, उसका सिर्फ एक मकसद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी से डर गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एक रेवोल्यूशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में की है कि कराची और हैदराबाद का मेयर भी हमारा आ रहा है, बाकी पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में हम जीत रहे हैं। अब उनके पास और कुछ कहने के लिए रह नहीं गए सिवाय बुराई करने के, और बग़ैर पढ़े लिखे और हर चीज़ में करते हैं। मैं तो अभी मैं कहता हूँ ना कि वो आजकल एक शख्स कर रहा है, 15 के बाद वो चुप हो जाएगा, 15 तक वो करेगा। क्या ज़्यादा रोएगा? नहीं, फिर आप उसको सुनेंगे नहीं ना। आजकल तो आप सुन रहे हैं जी वो फिर वो घर में अकेला रोएगा। मैं अल्लाह ताला सबको खुश रखे जी, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। लेकिन हमने जो कुछ किया है वो मेहनत से लोगों की खिदमत करके किया है, और इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी ये खिदमत अपनी जारी रखेंगे। मैंने आप ज़्यादा डिटेल्स मैंने नंबरों की इसलिए नहीं बताई, मैं और जाके वो नंबर बैठ के पढ़ सकता था, लेकिन वो सारी किताबों में मौजूद हैं। इस साल हमने अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको मज़ीद बढ़ाने के लिए, जैसे 180 अरब रुपए हमने सिंध सेल्स टैक्स एंड सर्विस पे इस साल इंशाल्लाह ताला हम टारगेट कंप्लीट करेंगे। अगले साल 235 अरब रुपए का टारगेट रखा है। मेरे साथ रेवेन्यू मिनिस्टर बैठे हैं, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह पे वो जो ऑटोमेशन का काम किया है उसका समर हमें इस साल मिलना शुरू है, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल वो और बेहतर होगा। तो हम अपने रेवेन्यूज़ पे भी साथ साथ काम कर रहे हैं। मैं जो फेडरल PSDP है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि हम खुश नहीं हैं जिस तरीके से हमें प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। हमारा ख़्याल है कि सिंध बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है इससे, और ये चीज़ हमने फेडरल गवर्नमेंट से कही है। पिछले 3.5 साल, जो पहले 3.5 साल थे इस टर्म के, उसमें सिंध के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई। पिछले 1.5 साल में जो गुजरा है कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी हम ये चाह रहे थे कि हमें आप बाकी सूबों के बराबर करें, वो अभी नहीं हुआ है। मैं इतनी सी बात कहूँगा, कोई और डिटेल पूछेंगे तो उसका ज़रूर जवाब दूँगा। मेरा ख्याल है सवाल जवाब पे रखते हैं, मैं शर्जील साहब से कहूँगा कि वो ले लें। एक मिनट प्लीज़ करें, मैंने मजीद साहब इसमें ना करें प्लीज़। वही राजपथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस पे 45 लाख रुपए गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए गए। हेलीकॉप्टर VVIP फ्लाइट समेत CM हेलीकॉप्टर फ्लाइट टोटल मिला के एक तरफ 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो ये जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, हेलीकॉप्टर पर इतनी ज़्यादा खर्चे। मैं जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा ना, मैंने शुरू में ही बताया था कि हमारी नॉन डेवलपमेंट पे जो खर्चा ज़्यादा हुआ है रेवेन्यू पे, हमने बहुत ऑस्टेरिटी मेजर्स किए। फ्लड का सारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था जो भी हमने किया है। दूसरा मैंने आपको बताया कि हमारी जो रीपेमेंट ऑफ लोन्स की थी, डॉलर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, वो रुपए की कीमत कम होने की वजह से वो बढ़ गई, तो रुपी टर्म्स से वो ज़्यादा हुआ। आपने बाकी जो बताया, मैं आपको अगर सिर्फ ये बताऊं कि जो चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है ना, मेरे अलावा अब उस पर कोई और चढ़ता नहीं। ये सब असरे हैं, ये मैं दुरुस्त बात कह रहा हूँ। 92 में ख़रीदे हुए थे, 92 के ख़रीदे हुए हेलीकॉप्टर हैं। और इस साल ज़रूर मैंने ज़्यादा ट्रैवल किया, इसलिए फ्लड्स में मैं ज़्यादा ट्रैवल किया ना करूँ। ये वही ना, मुझे एक फिल्म याद आ जाती है हिंदुस्तानी की, जी फ्लड आ गया है तो अपोजिशन ने क्रिटिसाइज़ करना है चीफ मिनिस्टर पे। अगर वो ज़मीनी रास्ते से जा रहा है, कह रहा है कि इधर उसके पास जहाज़ मौजूद है, हेलीकॉप्टर मौजूद है, और वो जल्दी उसे पहुँच नहीं, ज़मीन पे जा रहा है, और अगर हेलीकॉप्टर से जाए तो कह रहे इतना खर्च कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। तो ऐसे सवालात जो है वो अच्छे होते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए, हम भी थोड़ा सा इससे खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर
ये जो सारा ट्रैवल मैंने किया हो अपनी तफरी के लिए, तो फिर तो आप कर सकते हैं इस पे क्रिटिसाइज। मैं ख़त्म तो कर दूं भाई साहब, मैं ख़त्म कर दूं यार सवाल का जवाब, फिर ये शर्जील बताएंगे ना आप उसे। तो वो तो अच्छी बात है, वो तफरी के लिए करूं तब तो आप क्रिटिसाइज़ करें। मेरा नहीं ख्याल है भाई इस पे ये क्रिटिसिज्म बनती है। आप तो ये कहें कि आप ज़्यादा कराची में बैठे रहें, आप निकले क्यों नहीं, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। मेरा आज जो जहाज़ है ना इस वक्त डाउन हुआ है, वो भी हेलीकॉप्टर लिए थे याम सादिक अली ने, जहाज़ लिया अरबाब गुलाम रहीम ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा आई है इस सूबे में। मैंने बताया कि 25% बजट तो मैंने दिए हैं, लेकिन कभी कोई जहाज़ और हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा इन 25% टाइम में, समझे। तो ये क्रिटिसिज्म मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी पे थोड़ा सा नाजायज़ है। आप वो क्रिटिसिज्म सही था कि जो पीएम हाउस से घर जाने के लिए बनीगाला हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता था, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ। जो आप लोग में से जो मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत, मैं अगर शाम को अपने काम से जाता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ, प्राइवेट गाड़ी में। मैं सरकारी गाड़ी मैंने हर दफ़े मैं नहीं करके 100% ऐसा करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, कहीं कहीं ये मुझे मना कर देते हैं कि नहीं सर आप ऐसा ना करें, जो है ले जाएं साथ सिक्योरिटी। नहीं तो अक्सर ये इन सब दोस्तों को पता है, ये कभी बुलाते हैं तो मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में एक ड्राइवर के साथ आ जाता हूँ। तो ये मेरे ऊपर जो है ना क्रिटिसिज्म जचेगा नहीं, बनेगा नहीं। जब्बार नासिर साहब। आपने जिक्र किया है तो मैं उसकी वरना उसका जिक्र नहीं करता। इस शहर में मेयर का इंतखाब हो रहा है, एक उम्मीदवार आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है, आपकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक पार्टी के लोगों को गायब कर रहे हैं या उनको भगा रहे हैं। ऐसी तादाद कितनी है जिन पर मुकदमात हैं, जो गिरफ्तार है, ये ज़रा हमें मैं भी बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपने बल्दियाती इदारों का बताया। अब ये बल्दियाती इदारे इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन इन पे ख़र्चा इसलिए कि अब तो सिर्फ मेयर या डेप्यूटी मेयर या चेयरमैन आ जाएगा, उनकी तनख्वाह भी नहीं होती है। जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनकी तनख्वाह नहीं होती है, बाकी तो ख़र्चा वैसे ही हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं क्लैरिफाई करूँ, हमारी कैबिनेट मीटिंग में भी बात हुई और ये बात सामने आई है, और मैंने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी फाइनेंस से कहा है कि अगले 3 हफ्ते में वो अपना होमवर्क करेंगे, हर इदारे का, हर 3rd tier के लोकल काउंसिल का वो हिसाब करेंगे, और 1st week ऑफ जुलाई में मैं मीटिंग करूँगा, और अगर कहीं पैसे कम हैं तो हम उसको ऑगमेंट करेंगे, हम कहीं से करेंगे अरेंज। और मैं आप ये ऑलरेडी ये बात मैं कैबिनेट मीटिंग में आई थी कर चुका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। इस वक्त चार हैं अरेस्टेड, जो 3 है, एक रिलीज हो गया, एक हाँ, 3 अरेस्टेड हैं कराची के हवाले से। आपने पूछा जो यूसी चेयरमैन हैं, जो कि वोटर्स हैं आपके बल्दियाती इदारों में, ये हम आपको कह रहे हैं कि जो भी गिरफ़्तार है वो उस दिन आएगा। आपको शायद मुझे ये हैरत होती है कि कभी कभी भूल जाते हैं लोग। 2016 आपको याद होगा 22 अगस्त को कुछ हुआ था इस शहर में। 22 अगस्त को इस शहर में जो कुछ हुआ, आधी केएमसी जेल में थी उस वक्त, इंक्लूडिंग जो उस वक्त मेयर इलेक्ट हुए थे वसीम अख्तर साहब। 25 तारीख को सारों ने वोट दिया, वसीम अख्तर मेयर भी इलेक्ट हुए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं किया था यह नॉम भी, मैंने तो नहीं कराया था, अभी मैंने तो नहीं कहा था जाओ ये करो। अगर आप कानून हाथ में लेंगे आपको भुगतना पड़ेगा जो भी होगा। बाकी जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम हैं, मैं
ये पूछना चाहता हूँ, इस वक्त तो जोक दर जोक लोग सो कॉल्ड इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं, तो इनका असर तो इन पे भी पड़ेगा ना यार। ये पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे, हम नहीं कर रहे हैं इनको कुछ, लेकिन वो देख रहे हैं। और मैं तो आपको ये बता दूं, मैं बड़ी ओपनली कहूँगा, जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई दूसरी जमात एक गलती ना करती, मैं गलती भी मैं उनके सामने भी कहता हूँ, और बाइकआउट नहीं करती, तो शायद ये सीटें नहीं उठाते। तो शुक्रगुजार तो उस जमात को होना चाहिए इन्होंने जिसने बाइकआउट किया। बाकी जो भी हाउस ट्रेडिंग की बातें कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। हाँ, जो लोग अरेस्टेड हैं इन क्राइम वो अरेस्टेड रहेंगे अनलेस द कोर्ट लीव्स देम, और लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको वोट डालने लाएंगे। मजीद अब्बासी साहब। जी शाह साहब, मेरा सवाल ये था कि जो आपने अभी बजट पेश किया है, ये आया 4 साल के लिए हो, क्या 4 महीने का होगा या पूरे साल के लिए होगा? क्योंकि आइंदा इलेक्शन भी आ रहा है 4 महीने के बाद। दूसरा सवाल ये था कि आपने जो पैदाइश में आपने जो अनाउंस रखा है कि जो बच्ची पैदा होगी उससे 2500 और बच्चे को 5000 रुपये, पहले आबादी हमारी बढ़ी है, इसको किस तरह से आप पूरा? ये एक तो हमने नहीं रखा है, ये आपकी गलत, ये दोनों आपके सवाल जो माजरत के साथ बासी साहब गलत है। सबसे पहले ये पूरे साल का बजट है। पंजाब और KPK में इंटरिम गवर्नमेंट है और आइन के अंदर लिखा है कि वो 4 महीने से ज़्यादा का बजट नहीं दे सकते। जो 2018 में हमने बजट दिया था शॉर्ट टर्म का, वो इस वजह से था कि हमारी टर्म जून 30 से पहले ख़त्म हो रही थी, मई में ख़त्म हो रही थी, और उस वक्त हमने फैसला किया कि मुनासिब नहीं है कि हम दें। इस वक्त तो हम 13 अगस्त तक ये टर्म है, 13 या 12 या 13 अगस्त जो भी है ये टर्म है, तो ये पूरे साल का बजट है। दूसरा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कह रहे हैं कि बच्चे की पैदाइश पे दिए जाते हैं। हम ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सारे ये न्यूट्रिशन के पैसे देती है। हम भी जो 1000 डे प्रोग्राम हमारा है ना, वो इसलिए नहीं देते, लेकिन न्यूट्रिशन के पैसे देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, दोनों सवाल माजरत के साथ थोड़ा सा। अच्छा, मेरी गुजारिश हुई, काफ़ी दोस्तों ने हाथ उठाया हुआ है, तो अगर छोटा सवाल करें तो मुख्तसरन हम इसको सबको मौका मिल सके। वक्कास बाकर साहब। मौजूदा बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए और स्पेशली जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से कितना बजट मख्तस किया गया है? तरक्याती बजट का बेहतर हिस्सा तो कंक्रीट स्ट्रक्चर के बनाने पर लगता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इस जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए कितना बजट? लेकिन वो नंबर्स होंगे तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, यार अगर कोई निकाल दे मुझे जल्दी से, जी वो कर लेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमने ज़्यादा कोशिश ये होती है कि गवर्नमेंट सिर्फ इन्वायरमेंट पैदा करे, और एक जो मैंने आपको बताया जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने पिछली मीटिंग में, आज से 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी, जिसमें 24 अरब रुपए का NED यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो अप्रूव किया है, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जा रहा है। और मुझे NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया, वो जब हम मीटिंग कर रहे थे इधर सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के, उस पर काफ़ी हमारी बहस मुबाहिसा हुआ, और उन्होंने मुझे बताया कि 50% जो उसकी ऑक्यूपेंसी है वो इस वक्त कमिटेड है। एक ही कंपनी कह रही हम ले रहे हैं, और ये लोकल कंपनी है। 741 मिलियन, वैसे 741 मिलियन है, लेकिन ये 25 अरब का मैं कह रहा हूँ ना, आप फैसिलिटेट करते हैं। हमने क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी लाई है, हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स में भी IT या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए जो सबसे अच्छा काम हम, जैसे मैंने बताया आपको, कर रहे हैं, वो NED टेक्नोलॉजी पार्क है, जो कि 24 अरब रुपए का, 24 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। एक कुवैती कंपनी है जो कि कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो मेरा ख्याल है सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, सऊदी अथॉरिटीज़ के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है मिडल ईस्ट की, वो उसके अंदर हमारे साथ पार्टनर कर रही है। और जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी उसमें इंटरेस्ट 50% के बगैर कुछ कहे हुए लोग आ गए, तो इंशाल्लाह ताला हम और ज़्यादा इस पे करेंगे, लेकिन कम नहीं किया हुआ है। मज़हर अब्बास साहब। सर ये बताएं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कई सालों से सुन रहा हूँ, और जो लास्ट ईयर मैंने सुना था तकरीबन 20 अरब रुपए का वो सारा, लेकिन वो अमली शक्ल में अब तक नहीं आ। उसकी बेसिक वजह क्या है कि वो कराची के लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है। सेकेंडली जो वाटर स्कीम
सर एक सवाल करेंगे, बड़ी मेहरबानी। आमतौर पे ये देखा गया है कि अब तक कराची के नलकों में पानी नहीं आता, उसकी क्या वजह? अच्छा, पहले मैं सेफ सिटी का दे दूं, दोनों जवाब दे देता हूँ। सेफ सिटी का आपको जवाब दे दूं। सेफ सिटी फ्लक्चुएट करती रही प्राइस काफ़ी, और ये 30 अरब से एक्सीड कर गई थी, और इस वक्त वो डॉलर फ्लक्चुएशन में शायद और ज़्यादा हो जाए। रूम हमारे पास डिस्पाइट दैट पिछले साल हमने 10 अरब 9 पॉइंट समथिंग रखे थे इस पर, लेकिन मैं एडमिट करूँगा कि कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, कि इसको ऐसा कंसीव करना, ये सिर्फ कैमरे और ख़रीद के लगा दें और उसको कोई काम ना हो। तो मैंने खुद इस पर बड़ा स्ट्रेस किया कि नहीं जी, पहले मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दो। हमने फॉरगॉटन द एग्जैक्ट अमाउंट, 1.6 बिलियन है या कितना है, याद है आपको? कैबिनेट में अप्रूव किया था वो जो एंट्री एग्जिट्स के लिए, हाँ 1.5 अरब का कुछ था। कराची के 22 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं मेरा ख्याल है। उन 22 एग्जिट एंट्री पॉइंट्स पे वो सिस्टम, मैंने इनको टारगेट दिया है कि यार हमारी टर्म अगस्त में ख़त्म हो रही है, उससे पहले वो उस पर काम चल रहा है, ख़त्म करके दो कि आप मुझे डेमोन्स्ट्रेट करो कि वाकई मज़हर अब्बास साहब आते हैं कराची जब, तो मुझे पता हो, और जब जाते हैं कराची से तब भी पता हो। अगर गाड़ी की अगली, वो ये कहते हैं गाड़ी की डिग्गी में है या गाड़ी की पिछली सीट में, तो नहीं मिलेंगे अगली सीट पे जो है वो हर एक को आइडेंटिफाई करें, मतलब ये हो, फेस रिकग्निशन प्रॉपर हो। नहीं तो कैमरे लगा देना, तो ऐसे बहुत लोगों ने लगाए हुए। तो वो अगेन मैं एडमिट करता हूँ कि इसमें कैपेसिटी इश्यूज़ की वजह से हमारी ये डिले हुआ है, लेकिन अब इंशाल्लाह आई होप कि वो अगस्त में डिलीवर कर दें वो चीज़, और उसके बाद हम उस पर फंडिंग हमने रखी भी है। पानी क्यों नहीं आता? एक तो पानी कम है कराची की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम सबको पता है, तो इस वजह से वो वाराबंदी होती है, सब कुछ होता है। चोरी बहुत होता है, वेस्ट बहुत होता है, जो दोनों चीज़ें। मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली अभी वाटर बोर्ड को, इसलिए कि हमने जब वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके काम किया, और अब वो कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट काफ़ी, कितना टोटल अमाउंट है यार? 600 मिलियन है क्या? 600 मिलियन डॉलर का। बट उन्होंने कहा कि हम आपको तब तक पैसे नहीं देंगे जब तक आप उसमें, जब तक आप गवर्नेंस प्रॉपर नहीं करेंगे। अब वो गवर्नेंस प्रॉपर हुई है, हमने इसका बोर्ड बनाया है जो कि प्राइवेट लोगों पे मुश्तमिल है। मार्केट से हमने थ्रू अ कंपेरेटिव प्रोसेस इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हायर किया है। वो एक सरकारी अफसर ही है जो कम्पीट करके और उसको वो नौकरी मिली। और जैसे मैंने कहा, वो कॉर्पोरेट बोर्ड एक बनाया है, जब लॉ पास किया है जिसके अंदर ये चेंजेस किए हैं। तो ये सारी ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लेगेसी इश्यूज हैं वाटर बोर्ड के साथ। और K4 का मैं बड़ी क्लियरली कहता हूँ, K4 की बात ये कि K4 की जो नाकामी है उसमें सबसे बड़ी वजह वाटर बोर्ड की इनएफिशिएंसी और कैपेसिटी इश्यूज हैं वाटर बोर्ड के। इसलिए पहले दिन से वो गलत उन्होंने उसको चलाया है। काजी आसिफ साहब, अभी मैं फॉरेन असिस्ट प्रोग्राम के हवाले से जो आपने बात की, आपने बताया कि 266 बिलियन डॉलर्स का जो है वो है वहाँ पे, लेकिन 266 बिलियन रुपए, बिलियन डॉलर नहीं है 266। इसमें जो भी तकरीबन स्कीमें हैं वो सारी की सारी उसमें जो है फॉरेन असिस्ट प्रोग्राम इसमें शामिल है। अगर उसको कैलकुलेट करें तो 4 बिलियन डॉलर जो है वो उससे ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ये सर चले, जो भी कैलकुलेशन किए सर वो यहाँ इसी में से 2 बिलियन अगर इतना पैसा आया है, तो जैसे आपने फरमाया कि उसमें से जो आपने पैसे देने हैं वो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो मुस्तकबिल में सिंध के बजट पे ये कितना पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? जो अच्छा कई साहब, सबसे पहले तो नंबर्स आपके माजरत के साथ गलत हैं। 4 बिलियन डॉलर आजकल के हिसाब से 4 टाइम्स 3 1200 अरब रुपए हो जाते हैं। ठीक है, 266 अरब रुपए कितने डॉलर होंगे देख लें। 1 बिलियन भी नहीं होगा ना आजकल क्या हिसाब, 300 रुपये का है ना, तो 1 बिलियन हो गए 300 अरब, तो 266 अरब रुपए 1 बिलियन से कम है। नंबर 1, 4 बिलियन नहीं है जो आप कह रहे हैं, 266 है, 400 अरब नहीं है। सेकेंडली जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है। सेकेंडली अब आप मुझे बताएं हल क्या है। हमारे पास जो टोटल एनवलप मौजूद है उसमें हम 380 अरब रुपए की अपनी बजट बना सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा है, तो आप कहाँ से पैसे लाएंगे? तभी आपको बोरो करना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारा बोरोइंग कैपेसिटी है, जो कि NEC नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल
स्पेसिफाई करती है सूबों के ऊपर, हम उससे अभी बहुत नीचे हैं। लेकिन यस, हमें आगे जाके अपनी रिसोर्सेज और बढ़ानी पड़ेगी। आप ये तो दुनिया भर में होता है, हुकूमतें बोरो करती हैं और फिर वो बोरो करने के बाद प्रोजेक्ट्स लगा के उनमें से पैसे अर्न करके फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करके टैक्सेशन जब बढ़ती है तो वो पैसे वापस करती है। तो इतनी कोई वो ये मतलब सवाल तो ज़रूर बनता है कि कहाँ से आएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला पहले भी वो ये प्रोजेक्ट्स हुए हैं। इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर हमारे अपने रिसोर्सेज इतने होते तो आप बोरो नहीं करते, लेकिन आपके इतने रिसोर्सेज है नहीं। दो जान दो यार मां वही चवंदुसि, शायदि सम्झिया न अंग्रेज़ी में करे छॾियमि तकरीर पाण खे तव्हां कॉन्ट्रडिक्ट कयो। पर ॾिसो इहा जेकी आहे क्रिटिसिज़म इहा थींदी आहे बजट पढ़ण में। ऐं जॾहिं आउं वाइंडिंग अप कंदो आहियां त आउं उर्दू ऐं अच्छा उर्दू में जब मैं वाइंडिंग अप करता हूँ तब मैं ज़रूर सिंधी और उर्दू दोनों ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, अंग्रेज़ी बहुत कम करता हूँ उस वक्त। बजट प्रेजेंट करते हुए आप एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से अंग्रेज़ी में प्रेजेंट करना बेहतर है। इस पर क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को मना तो नहीं कर सकते ना, क्रिटिसाइज करते हैं लोग। ये बहुत सिंपल इसका जवाब है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो क्रिटिसिज्म अंग्रेज़ी में पेश करने में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को सबको उसको बताना होता है। और मैं वो बजट की टर्मिनोलॉजी प्लस जो उसके नंबर्स में ख़ुद थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, सीधी सी बात ये है। बाकी बात हो गई कि मेरे भाई पूरा सिंध आपका डूबा था, पानी पूरा सिंध से इवैक्यूएट किया हमने, बम्पर वीट क्रॉप हुआ है, सारे प्लग्स जो थे हमने हमारे इरिगेशन सिस्टम के वो हमने ब्रीचेस हैं वो प्लग किए। हमने रोड्स की इरिगेशन का टोटल अमाउंट, मुझे ये 25 अरब तो हमारी प्रोविंशियल एडीपी है ना, फिर एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं आपकी बहुत सारी। तो ये अगर अगेन पढ़ेंगे आप किताब जो भी पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा, आप दूसरों की बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरा ख्याल है शायद पूरी तरीके से पढ़ा नहीं। और अंग्रेज़ी की माजरत जब वाइंडिंग अप करूँगा ना इंशाल्लाह, अगर वो तहम्मुल से करने दी मुझे जैसे इस दफ़े बहुत सालों बाद करने दी थी, तो वो शायद 3-4 घंटे ही बात करूं, इसलिए कि बहुत चीज़ें हैं, पूरे 5 साल का हिसाब मैंने आवाम को देना है। हमीद सुमरो एग्रीकल्चर सब्सिडी बहुत कुछ है, वो हमने अभी वीट के लिए दिए। सुमरो हमीद सुमरो मेरी रिक्वेस्ट वही पुरानी है, एक दो मतलब पहले भी कर चुका हूँ। माशाल्लाह बेहतरीन बजट आप पेश करते हैं, बड़े ज़बरदस्त फिगर्स होती हैं। सिंधी अंग्रेजी उर्दू का मसला नहीं है, सब समझते हैं। मसला ये है कि गवर्नेंस नहीं है। ये बजट लीकेजेस इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। बगैर कमीशन के अफसरान आपके आज भी सूबे के रिश्वत को हक समझ कर लेते हैं, कमीशन को हक समझ कर लेते हैं। आपका जितना भी आप डालते हैं वो जैसे एक छन्नी होती है ना, उसकी तरह सारा कुछ अंदर बह जाता है। करप्ट ब्यूरोक्रेसी आपकी तबाह कर दिया उन्होंने पूरे सिस्टम को। यहाँ आप बाकी चीज़ों को छोड़िए, आप सिर्फ सेक्रेटेरिएट को खाली कर देंगे तो वहाँ बगैर पैसे के किसी महकमे में भी किसी का काम नहीं होता। तो एक बेड गवर्नेंस जो है वो कब खत्म करेंगे? तीसरा टेन्योर आपका पूरा हो रहा है। मिसाली गवर्नेंस का अगर सिंध को देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक ये, दूसरा एक मुझे वो लोन के हवाले से बात करनी है जो एक 94-95 में एक जो है वो मफाद से लिया गया था, कैश डेवलपमेंट लोन 2 अरब रुपए, जिसकी जगह पे 22 अरब रुपए सूद में पेमेंट किए जा चुके हैं, मजीद कोई 13 अरब रुपए रहते हैं। तो ये इस तरह की ये क्या है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई सिंध के खजाने के साथ कोई बड़ा बलात्कार किया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो बात की, ये इश्यूज़ हैं, मैं ये डिनाई नहीं करूँगा इश्यूज़ नहीं है,
लेकिन ऐसी भी बात नहीं है जिस तरीके से पेश किया जा रहा है इसको। हमारे इतराज़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑडिट वाले, मेरे से 2 दिन पहले ऑडिटर जनरल भी मिलने आए थे। ऑडिट वाले हैं, आपको पता है वो क्या करते रहे हैं हमारे साथ? अगर 100 रुपये का बजट हमारा है और किसी और सूबे का 100 रुपये का बजट है, तो हमारे 80 रुपये की ऑडिट करते हैं, और 80 रुपये में से अगर 20 रुपये की उनको घपला नज़र आता है तो कहते हैं 20%, 20 अरब खा गए या जो भी है वॉटेवर। किसी और सूबे की 10 रुपये की ऑडिट करते हैं और उसमें 8 रुपये अगर कहा जाए तो कहते हैं इनके तो सिर्फ 8 अरब है, इसका तो 20 अरब है, जबकि उनका 80% होता है ऑडिट पैराज में और हमारा 20%। क्या है? अच्छा, तो ये है। तो परसेप्शन अनफॉर्चुनेटली हम अपना दूर नहीं कर सके, है प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन हमने डिलीवर भी किया है। हमने इस सूबे के अंदर, अगर आप देखें, इधर बहुत लोग आए हैं, अनफॉर्चुनेटली ये फ्लड्स की वजह से, फिर हमारे रोड वोड काफ़ी ख़राब हुए हैं। जो कराची से बाहर निकले हैं या जो बाकी सूबों से आए, वो ये कहते हैं यार हम तो टीवी देखते हैं, आप लोग, आप सब दोस्तों की मेहरबानी है कि वो तो, हमें लगता है कि जिंद में तो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा और एक हू का आलम होगा, कोई बंदा भी नहीं होगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिंध इज़ एज गुड और एज बैड इज़ एनी द पार्ट इन द कंट्री, आई थिंक बेटर देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मेरा ये ख्याल है। मैं ख़त्म कर देता हूँ, दोनों बता रहा हूँ ना यार, अभी सब्र तो करो। गवर्नेंस की आपने बात की ना, तो मुझे हर दफ़े हमारे ऊपर ये तो एक परमानेंट आ गया, हम भी इसको प्ले यार। बहुत रीसेंट बता देता हूँ आपको, 9 में हुई थी ना, पूरे पाकिस्तान में हुई थी। मैं ये गारंटी से कह देता हूँ, कह सकता हूँ कि हमने उस दिन घंटों में मामला अंडर कंट्रोल लाए। अगर आप में से कोई 9 मई की रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे शारा फैसल पे गया होगा, तो शारा फैसल एक वॉर स्ट्रिकन एरिया का मंजर दे रही थी। गाड़ियाँ जली हुई थी वहाँ पे, ये आपके बिल बोर्ड्स जले हुए थे। मैं खुद गया था, सारी रात काम करके, मेरे ये सिर्फ डायरेक्शन थी कि सुबह जब लोग अपने काम पे जाएं तो वो कुछ ना देखें, और सुबह 6-7 बजे तक 80-85% क्लियर कर दिया और 11 बजे तक कंप्लीटली क्लियर। ये गवर्नेंस यही होती है, और क्या होती है यार? मतलब गवर्नेंस सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होता है, गवर्नेंस ये भी होती है कि जब अच्छा काम हो बताए। कैश डेवलपमेंट लोन की आपने बात की, पुराने कैश डेवलपमेंट लोन से मुझे एग्जैक्ट नंबर्स देखने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने कई बार फेडरल गवर्नमेंट से, ना सिर्फ अभी, बाकी सूबों को भी रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक तरीका कार है, उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कि हम इनको प्री पे करना चाहते हैं, यानी वो बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट। अच्छा, आजकल तो खैर इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा हो गया ना, 90s में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, तो 17-18% पे वो लोन्स लिए हुए थे, तो वो 17-18% पे दे रहे थे उस पर इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो हमने कहा कि जी हम इसको वापस करके रीफाइनेंस कराना चाहते हैं, हमें इजाज़त नहीं दी गई, प्री पे नहीं करने दी गई। इसलिए ये प्रॉब्लम ना सिर्फ हमें है बल्कि सारे सूबों को होता है। फेडरल गवर्नमेंट अगर ये कहे, देखें, अगर कोई एक शख्स फ़ायदा उठाता है, नुकसान उठाते हैं, तो किसी का फ़ायदा हो रहा होता है। इस सारे कहानी में फेडरल गवर्नमेंट का फ़ायदा है, और वो अपनी कहानी रोती है कि हम नहीं कर सकते। संजय साधवानी तो साहब, ये आपको, और ये सारे सूबों के साथ होता है। संजय साधवानी साहब ना, हाँ सर, बसेस का इंतहाई अहम मामला है और मास स्वादित के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के 7 अरब रुपये रखे भी हैं, जो कराची में ही तक ज़्यादातर बसेस यूज़ हुई हैं। इस हवाले से बताएंगे कि क्योंकि 4 महीने 3 महीने फिर निगरान सेटअप भी आना है, और बसेस की डिलीवरी चाइना में होने की वजह से थोड़ा देर से होती है। जो पैसे रखे हैं उनके आर्डर कब तक दिए जाएंगे और ये बसें कितनी तादाद में कराची आएंगी? और एक दूसरा सवाल है, क्योंकि आपने ज़रा बार बार जिक्र किया है, आजकल सोशल मीडिया पर या कुछ टेलीविज़न पर एक शख्स बार बार ये बातें कर रहा है कि कराची पर वडेरों का कब्जा नामंजूर, ताकत की सियासत, और आज भी उसने कई सड़कें ब्लॉक करके इसी तरह का ये बातें करनी है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म अल्लाह अल्लाह करके ताकत की सियासत से हम बाहर निकले, एक ऐसी लफानी तंजीम थी जो बंद हुई है, फिर ये सारी सूरत हाल हो रही है। आप सूबे के वज़ीर आला हैं, क्यों किरदार नहीं अदा करते इस ज़बान के खिलाफ? अच्छा, पहले तो बताऊं, बसेस या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, यस 12-13 अगस्त को ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आगे भी
हम ही कंटिन्यू करेंगे। आप उसकी वो परेशानी आप ना उठाएं, वो परेशानी हमारे पास रहने दें और इंशाल्लाह ताला उस परेशानी से हम बड़ी सुरखरू होकर निकलेंगे। तो ये आप परेशानी ना उठाएं कि 12 अगस्त को ख़त्म नहीं हो जाएगा, इंशाल्लाह अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होंगे और फिर सुरखरू होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी और जहाँ से काम छोड़ा है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और हम ऐसे काम इंशाल्लाह करके जाएंगे कि वो जो 2 महीने होंगे ना केयरटेकर सेटअप वाले, उसमें भी वही मोमेंटम चलता रहेगा। तो हम आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गए और कब आए। ये सबसे पहले। दूसरी बात देखिए, इसमें मैं आप लोगों से, आप मीडिया एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आपने जो अभी कहे कराची में वडेरों का कब्ज़ा, एक तो संजय आप भी सिंधी बोलते हैं, आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत दोस्त हैं जी, वडेरे का मतलब आता है किसी को? उन्हें नहीं आता। वडेरा होता है वडड़ो, यानी वडो, बड़ा। हम बड़े की इज्जत करते हैं, इन्होंने इज्जत नहीं करना सीखी। प्रॉब्लम ये है। अब मैं ऐसे आदमी को आदमी क्या कहे? मैं आपसे कहूँगा कि इस पर किरदार अदा मीडिया करे। मैं तो ये कहूँगा कि अगर मैं कहीं किसी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करूँ, मुझे टोके, मुझे रोके। मैं भी गलती कर सकता हूँ, हर एक आदमी, ये इंसान गलती का पुतला है। लेकिन एक शख्स या कुछ लोग कंटिन्यूसली ये गलती करते हैं और मीडिया उस गलती को दुरुस्त करने की बजाय उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करती है। और आप बड़े मतलब ये कहते हैं कि देखा एक और आगे इसने फिर से एक बदतमीज़ी कर दी। वो एक बड़ा बदतमीज़ जो था, उसको तो ये सब लगे छोटे मोटे बदतमीज़ हैं, इनको भी हम लपेट लेंगे जल्दी। सबके नाम लिखे खावर। जो इस दफा सूद की मद में रकम रखी गई है तकरीबन 98 अरब रुपए, ऑलमोस्ट 1 खरब के करीब। पिछले साल 40 अरब रुपए थे। सूद बढ़ता जा रहा है। इतना कर्जा कौन अदा करेगा? जितने भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम सारे कर्जा ले लेके जिनका बच्चा यार अब फिर वही देखिए, मैं इसके सवाल का जवाब दे चुका हूँ। आपकी अपनी रिसोर्सेज होती है ना आप हुकूमत जब चलाते हैं तो बोरोइंग इज़ नॉट बैड जब तक आप अपने लिमिट के अंदर रहें। जब आप लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं देन बोरोइंग इज़ बैड। और मैं फिर वही जवाब देता हूँ कि हमारी बोरोइंग इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है उससे बहुत कम है। हम अच्छा, आपको कोई शख्स ऐसे ही कर्ज नहीं देता, आप समझते हैं कि कर्ज बड़ा आसान है और मिल जाता है। कर्ज देने से पहले वो चेक करते हैं कि आप अभी ये जो IMF के साथ सारा मसला चल रहा है वो क्यों चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है कि वो चेक करते हैं कि भाई रीपेमेंट आप कर भी सकते हैं कि नहीं। तो हम जो कर्ज लेते हैं, और हमने ये कर्ज ऐसा थोड़ी कि मैंने फ़ोन किया किसी को कहा उसने जी $2 अरब भेज दिए। एक पूरा प्रोसेस चलता है और वो सब देख के तो मैं आपसे फिर मतलब टू गिव अ शॉर्ट आंसर कि हम अपने रिसोर्सेज जब पूरे नहीं होते तो आदमी कर्ज लेता है, हुकूमतें कर्ज लेती हैं। सबसे ज़्यादा कर्ज इस वक्त दुनिया में अमेरिका का है, अमेरिकन गवर्नमेंट का है, ये मैं आपको बता दूं। राइट, मेरे ख्याल ये सही होगा ये मेरा, ठीक है जी। तो वो कर्ज लेती हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज उन कर्ज़ों से प्रोजेक्ट्स करके, उन कर्ज़ों से फैसिलिटेट करके लोगों को अपनी इनकम बढ़ाती हैं, ताकि लोगों की आज से 10 साल पहले हमारी बजट आज 2.2 ट्रिलियन की, आज से 10 साल पहले ये 600-700 अरब रुपए थी। तो आप ये सोचें ना, ये इस पर परेशान नहीं हुआ करें, ये चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। एक सवाल है, शॉर्ट आंसर नहीं दे सकता मैं। नाम लिखा हुआ है भाई। फिर से जोर, मैंने पहले दूसरा सवाल करते मैं पहले को जवाब सोचने नहीं बता दें। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं थी। नंबर 1 आपने यार अमाउंट दे दें जो हमारी फेडरल रिसीट्स हैं वो 1055 बिलियन बजटेड थी। इस वक्त तक हमें 900 में 23 तक 905 अरब रुपए मिल चुके हैं और 1.0 मतलब जो बजटेड अमाउंट है उससे ज़्यादा हमें पैसे मिल रहे हैं NFC में इस साल
जो बजट अमाउंट है, और ये काफ़ी सालों बाद ऐसा हुआ है। और उसकी रीज़न यही है कि कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए हैं जिसकी वजह से आपकी रिसोर्स बढ़ी है। बाकी कैश डेवलपमेंट लोन्स का मैं चेक कर लूँगा, ऐसी कोई चीज़ है मुझे मेरे उसमें नहीं है इल्म में बताना, मैं चेक कर लूँगा ना, कहीं होगी तो मैं भाई कर लूँगा इस पर मालूमात। आजिल जमाली साहब। जी भाई। अच्छा सीएम साहब, मेरा सवाल ये है कि जाहिर है कि सूबाई बजट में हर साल जो हम जॉब्स देते हैं उसके लिए पैसे रखे जाते हैं, बाज़ औक़ात अनाउंसमेंट भी करते हैं। इस साल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, सिंध में नए माली साल में कितनी जॉब्स दी जाएंगी? ये सिर्फ एजुकेशन में कोई 2200 जॉब्स थी टोटल होगा, या नंबर निकाल के मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन मैं नंबर निकाल के उसको कहीं तशहीर कर देंगे उसकी एग्जैक्टली नई जॉब्स जो क्रिएट की हैं हमने। अकरम बलूच साहब, अकॉर्डिंग स्पीकर एक इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेप्रा वाला, देखिए ये हमारे बहुत पहले से डिमांड थी। इलेक्ट्रिसिटी एक आर्टिकल 151 है ना, 157 है, मैं भी अब बुढ़ा हो गया हूँ, 157 है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि सूबों को और वफाक को दोनों को जिम्मेदारी देता है, और ख़ास तौर पे विद इन प्रोविंस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तो 100% सूबों का है। इस वजह से हम चाह रहे थे कि हम, और ये हमने पहले भी एक बार कोशिश की थी, हम कामयाबी नहीं हुई थी, अब हमारी कामयाबी हुई है कि हम अपना कानून बनाएं, खुद टैरिफ सेट करें, हम बल्क में बिजली खरीदें और हम लोग फयाज कोई करीबन 2600 मेगावाट बिजली बन रही है, तो उससे कितनी आमदनी हो रही है? वो तो बजट बुक में कोई प्रॉफिट भी तो होगा, उस हवाले से कोई नहीं बताया गया। और ये बिजली पूरी जाती है, वो पंजाब को दी जाती है, सूबा बनाता है, मगर सिंध को सवाल से कुछ फायदा नहीं होता। दूसरा ये कि एक इंटरसिटी और इंट्रासिटी बस का एक मनसूबा चलता था जिसमें सूबे के मुख्तलिफ यार मैं भूल जाता हूँ इतने से। चलानी थी, मगर वो नहीं था। ठट्टा का एक हैदराबाद ठट्टा रूट वाहिद रूट है जहाँ पर कोई बस नहीं चल रही। अच्छा तो इस हवाले से भी कोई मनसूबा है? अच्छा, सबसे पहले थर से जो बिजली पैदा हो रही है 2600 मेगावाट, बिजली घर सारे प्राइवेट सेक्टर ने बनाए हैं, सरकार का कोई बिजली घर नहीं है इसमें। तो जो प्रॉफिट होता है वो प्राइवेट सेक्टर का ही होता है, लेकिन इस वक्त वो खुद फंसे हुए हैं आईपीपी में। वो आईपीपी नहीं, नई आईपीपी नहीं, पुरानी आईपीपी ठीक है, वो सर्कुलर डेट में फंसे हुए हैं, मतलब जो नई आईपीपी है वो भी किसी सर्कल में घूमेगी चला ठीक है। जो सर्कल मशहूर है ना, जब आईपीपी आप सोचते हैं ना, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, तो आपको एकदम सर्कुलर डेट नज़र आती है, और जो नई आईपीपी बनी है वो भी एक सर्कल में खैर ये तो मजाक। तो वो है सारे प्राइवेट सेक्टर के। हाँ, कोयले का जो पहला ब्लॉक है, ब्लॉक 4 जो हमने बनाया था, उसकी 54% ओनरशिप सिंध हुकूमत की है, और उसके अंदर अभी तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया कंपनी ने, तो इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने खुद मीटिंग ली थी, वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रही थी, लेकिन उसके जो, अब वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर होता है कि लोन लेने के लिए ना, मैं जो आप कह रहे थे ना, लोन लेने से पहले वो इतनी सारी, अब आपको पता है हम पैसे, कंपनी पैसे बना रही है, लेकिन ना प्राइवेट सेक्टर वाला जो डेवलपर है हमारे साथ, ना हुकूमत सिंध, यानी 54% हमारा है, 46% प्राइवेट सेक्टर का है, कोई भी 1 रुपये उसमें से नहीं निकाल सक रहा, इसलिए कि वो जो लोन जिन्होंने दिया है ना, उन्होंने कहा पहले आप हमारी शराइत पूरी करेंगे फिर आप डिविडेंड देंगे, तो इस वजह से डिविडेंड नहीं दे सके उसमें। लेकिन हुकूमत इसे, और आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो सारी की सारी बिजली, तो मैं कई बार कह चुका हूँ, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, वो जाती है नेशनल ग्रिड में और पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन थर के अंदर इस्लामकोट तहसील जो है जहाँ पे ये सारी कोल माइंस हैं, उसके लिए हमने 100 यूनिट तक जो भी कंज्यूमर है उसका बिल हुकूमत सिंध देती है। सेकेंडली रॉयल्टी जो अभी हमें इंशाल्लाह मिल जाएगी, वो सारी अगेन वो जो ये सारे होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाऊँगा कि जब आप ये प्रोजेक्ट्स जो है $2 अरब का प्रोजेक्ट है टोटल जो थर वाला, तो 2 अरब तो मेरी जेब में नहीं थे, यानी हुकूमत की जेब में नहीं थे कि करे, तो उनको चाइनीज़ बोरोइंग हमारी मेजर हुई है। हमारे अपने तो इक्विटी के कितने हैं यार इसमें, मुझे खैर वो छोड़ दें, अब वो पूरे मुझे याद नहीं है नंबर्स में, खामा गलत बताऊंगा आपको। तो जो रॉयल्टी है वो भी अभी तक ब्लॉक्ड है, लेकिन वो रॉयल्टी का अच्छा खासा अमाउंट है, और हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया हुआ है कि वो रॉयल्टी का पूरा अमाउंट थर में
खर्च होगा। तो वो वी विल इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ पीपल एंड वी हैव बीन टेकिंग संजय बैठा है इधर, मैं बदला है कि नहीं बदला यार? थोड़ा बहुत। ये देखो ये इसने अखबारी ये ना बिलाल साहब, इंटरसिटी ठट्टा कराची वाली बस रूट का मैं चेक करा लेता हूँ। मैं मेरे साथ भी बैठे सुन रहे हैं, इंशाल्लाह कराएंगे। सर आपने कहा कि जनाब के आसपास 4 इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें लोकल बॉडीज हैं, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट, आप लाइव स्टॉक का लाइव स्टॉक जो है वो मुनाफा देखिए, आपकी जो महंगाई की शरह है वो महंगाई की जो है लाइव स्टॉक की वजह से बढ़ रही है। इसके शहर में दूध की कीमतें जो है उसकी वजह से उसमें इजाफा हो रहा है। लाइव स्टॉक की तरफ लास्ट ईयर भी हमने या मुख्तसर करें सवाल बिलाल साहब। 2435 मिलियन रुपीस आकर रखे हैं, हाँ नहीं, लाइफ स्टॉक की हमारी काफ़ी स्कीम्स हैं अभी इस वक्त मुझे। उसको पूरा नहीं हुआ। हाँ नहीं, मैंने तो खुद इनाग्रेट की थी अभी जाके लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग की इधर कोरंगी में जाके स्कीम्स, और मिनिस्टर साहब उस पर काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स अभी ऑफ द कप इंशाल्लाह करेंगे, वो है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ स्टॉक के लिए नए ब्रीडिंग के, और मैं एक काम करूँगा लाइफ स्टॉक, बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट इन वेरी गुड। मुझे खुशी हुई है इस सवाल पे। मैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से कहता हूँ कि मिनिस्टर लाइफ स्टॉक को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं ताकि वो लाइफ स्टॉक की पूरी बात करें। डन हो गया सर। ये करा लें जल्दी। पहले अकरम साहब, आप शाह साहब, जो पिछली हुकूमतें रही हैं तो अक्सर हम एनएससी का रोना रोते थे कि वो जो अदायगी हमारी थी वो कम देते थे, लेकिन इस मरतबा बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह 43 बिलियन जो है ना वो काफ़ी हुकूमत से ज़्यादा मिले हैं। लेकिन मिलने की उम्मीद है 30 जून तक। हाँ हमारी अपनी वसूलियाँ हैं सूबे की, वो 16 बिलियन कम हुई है, क्या इसके वजूहत? देखिए, हमारी जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड, वो तो हम इंशाल्लाह टारगेट पे आएंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन में इशू ये हुआ था कि कोर्ट केसेस हैं जिसकी वजह से जो मिलता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हमें, उसका 50% वो कोर्ट में जमा कराते हैं, राइट। इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और वो इंशाल्लाह ताला जैसे हम कोर्ट केस इंशाल्लाह हम जीतते हैं तो वो सारे पैसे हमें मिलेंगे। हाई कोर्ट में हम जीत चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, बड़े बड़े वकील करते हैं, वो उधर फंसे हुए हैं, तो हमें वो इंशाल्लाह मिलेंगे। तीसरा रेवेन्यू है, मिनिस्टर साहब बैठे हैं, और यस प्रॉब्लम्स आई हैं। एक तो रेवेन्यू की जो ट्रांजैक्शंस हैं ना वो कम हुई हैं, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो जनरल इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है उसकी वजह से, इसलिए जब तक ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी तो ये रेवेन्यू वालों को भी कमाई नहीं होगी, तो ये इशू था। और लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमने स्टैम्प ड्यूटी को ऑटोमेट कर दिया है और उसका फ़ायदा हमें नज़र आया है, और इंशाल्लाह ताला आगे और आएगा। बट यू आर राइट कि उधर हमें काम करने की ज़रूरत है। अपना शब्बीर लाशारी साहब, फिर सईद साहब। और कोई बाहर भी है तो बुला लो यार। ना एक को सवाल तव्हां बिल्कुलु सही था चओ। त हिन सां इहा ख़बर पई इंशाल्लाह ताला वो ठाहियूं पिया। इहे सभु इन रिहेबिलिटेशन स्कीम्स में इहे आहिनि, इहे सभु रोड आहिनि जेके रिहेबिलिटेशन कयूं पिया न। टाइम लॻो आहे, प्रॉब्लम्स आहिनि, तव्हांखे सम्झी सघो था जंहिं क़िस्म जी बोल आई हिते। अची वञो तव्हां जेके APCs ऐं इक्विपमेंट ते ॾिसो, हमने वो ख़रीदी थी और हमने सारी ख़रीदी हैं जो क्या कहते हैं यार उसको, वहाँ से एक नाम क्या है उसका, हाँ, और उनसे ख़रीदी हैं। उसमें इश्यूज़ जो भी आए थे वो हमने उन्हें वापस भेज के और उनको रिपेयर भी कराया है जहाँ पे प्रॉब्लम आए हैं। जो मिलिट्री ग्रेड का वेपन आ गया है, और वो इतने अगेन बड़ा क्वेश्चनेबल है कि कितने अमाउंट का है, और हमने अभी मांगा है इस वजह से मिलिट्री ग्रेड का वेपन ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें। वो हम बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, वो परमिशन मिलेगी तो हम वो मिलिट्री ग्रेड पैसे हमने रखे हुए हैं वो हम खरीदेंगे ताकि उनका मुकाबला किया। सईद साहब। शाह साहब, मेरे जो है मैं
हवाले से है, लेकिन वो कराची प्रेस क्लब के हवाले से है। क्योंकि कराची प्रेस क्लब जो आपको पता है कि आप सिंध गवर्नमेंट हमेशा से हम पर मेहरबान हुई है, लेकिन इस वक्त एक फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और महंगाई इतनी हो गई है कि हमारे पास गैस भी नहीं है और गैस की बदले हम खरीदते हैं। तो हमने एक रिक्वेस्ट आपको भेजी थी ग्रांट्स की बढ़ाने की, और दूसरा एक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हमें एक कुछ हाउसिंग स्कीम दी है जो नासिर शाह साहब के अंडर आते हैं। उन पर भी बिलावल साहब के पिछली बॉडियों में क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि उस पर कुछ बजट का कुछ हिस्सा जो है मतलब उनके लिए भी कोई बजट में, लेकिन हमने देखा कि हमारी इसमें रिक्वेस्ट भी हमने भेजी थी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के जरिए, लेकिन दोनों काम हमारे इस बजट में नहीं हुए। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे इस वक्त नॉलेज में नहीं है। हाँ मैं कर लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह देता हूँ। नासिर शाह साहब भी बैठे सुन रहे हैं, शर्जील मेमन साहब भी बैठे हैं, दोनों मुझे बताएंगे। अच्छा रशीद मेमन साहब, हासिल जहाँ साहब आए ना लो सही अच्छा कह रहा हूँ हाँ भाई। सीएम साहब ने कहा है कि आज सबको टाइम देंगे। हाँ, लेकिन अब ये 5 बजने में 10 मिनट होंगे तो मुझे जाना है। 5 बजे एक मीटिंग है, तब तक मैं 2 घंटे पूरे बैठो और भी। यार वजीर साहब आप सिर्फ 2 मिनट खामोश हो जाना जी। रशीद साहब, ये जो सैलाब हुआ उसमें तकरीबन 21 लाख घर तबाह और मुतासर हुए, तो इस बजट में भी 1 आपने प्रोजेक्ट लाए और बजट में ऐलान किया है कि 3.5 लाख आप घर बनाएंगे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 21 लाख जो बने इसमें 7 साल लग जाएंगे। तो अभी जो बिना घर के बैठे हैं उनका क्या हाल है? अच्छा अच्छा देखें यार, इतने सवाल करो भूल जाता हूँ। नहीं, मैं आउट ऑफ बजट हो जाता हूँ, मैं इतने सवाल याद नहीं रहते यार। आपने कहा कि 266 प्रोजेक्ट सिस्टम मिली है और ये फख्री अंदाज से आपने कहा कि सिंध को सबसे ज़्यादा हिस्सा मिला है। ये सिंध का आवाम के लिए जानना चाहता है कि ये सारे पैसे कर्ज है या ग्रांट है? यार मैं सिंध का आवाम जानता है सब कुछ, आपको पता नहीं है मेरा ख्याल है। खैर मैं बता देता हूँ, नहीं जानते। मैं मेरा ख्याल है मैं 3-4 बार बता चुका हूँ क्या है इधर के वो दो मेजॉरिटी इसमें लोन है, ठीक है। और ये इस पे तो 10 सवाल हुए और आपने कहा खैर 3.5 लाख घर का टारगेट रखा है, इसलिए कि जिस तरीके ये नहीं कि बाकी लोगों को हमने वो फैसिलिटेट किया हुआ है, वो अपने कच्चे घर बना रहे, लेकिन हम ये वो बिल्ड बैक बेटर वाली पॉलिसी के तहत थ्रू NGOs उनको चेक भी हो रहा है। हमारी कोशिश यही होगी कि इसकी स्पीड और बढ़ाई जाए और इससे ज़्यादा तेज़ होना अभी तक हमें पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। सैलाब तबाह तो उसने 2 हफ्ते में कर दिया, लेकिन वापस बनने में ज़रूर टाइम लगेगा, लेकिन हम उसकी फंडिंग अवेलेबल कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बाकी जो दूसरा सवाल आपका था, तो मेजॉरिटी लोन है, सिंध का आवाम जानना चाहता है, तो वर्ल्ड बैंक लोन ही देती है, वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स नहीं देती है। तो इतना बार मैंने कहा उसको और मैं कैसे करूं, और कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर आप इसको नेगेटिव लेके जाना चाहते हैं वो आपकी सबकी मर्जी होती है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको बताया कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज अमेरिका के ऊपर है, तो क्या वो हम और लेकिन हम जो भी कर्ज ले रहे हैं, हम अपनी जो हमारे ऊपर दी हुई हैं जो भी हमारी सीलिंग है या लिमिट है, उससे बहुत नीचे है अभी। ज़िया कुरैशी साहब, पीपल्स पार्टी किथे कोन थी वञे बाबा, इंशाल्लाह आहे। शहीद बेनज़ीर कहिड़ी वारी? SMBBT जे टाउनशिप में वो काफ़ी सारा ठाया, वो जी हाँ तव्हां सही था चओ, उनखे अॻिते न वधाए सघिया आहियूं। बड़ा उसका जो था हमारा ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हॉक्सबे के आगे की तरफ जो था, और उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम यही था कि एक्सेस उसकी बहुत मुश्किल थी। अब वो जो मारीपुर रोड हम बना रहे हैं, उससे हमें उम्मीद है कि एक्सेस बेहतर होगी ताकि वो वायबल बन सके पूरा प्रोजेक्ट। तो आपके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ स्कीम्स हमारी ज़रूर ऐसी हैं कि जो पीछे रह गई। 100% तो मैं नहीं क्लेम कर रहा ना कि हमने काम किया। काजी साहब बस आता है ज़्यादा अच्छी है मुख्तसर।
ये हाँ यार वो मुझे बजट एट ग्लांस दे दीजिएगा, बजट एट ग्लांस। हाँ जी, नहीं अच्छा, पहले आपने कहा ना कि हमारी इस वक्त जो नंबर्स हैं, हम 37 अरब के डेफिसिट की बात कर रहे हैं कि उस पे हम जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश जो ये स्टैंडर्ड एक बात होती है कि कोशिश करेंगे ऑस्टेरिटी मेजर्स से ख़र्चा कम करें, कुछ बढ़ाएं वैसे, लेकिन हमारा इस वक्त ये पोजीशन है। और जहाँ तक आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट से तो हम थ्रू रेवेन्यू असाइनमेंट्स 1.255 ट्रिलियन हमें उम्मीद है, और ये बेस करता है 9.2 ट्रिलियन की जो फेडरल रिसोर्सेज जो है टैक्सेशन है, उस पर उम्मीद है कि हमें मिल जाएंगे। यही कह सकते हो इस साल हमें मिल गए, तो ये एक खुशाइन बात है। सेकेंडली आपने कहा बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे ख़ास तौर पे जो इलीगल लोग हैं इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर, उनके ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। हम बड़ी क्लोजली फेडरल गवर्नमेंट के साथ ख़ास तौर पे जो अफ़गान हैं उनको रिपैट्रिएट करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि, और कल भी जो वाक़या हुआ है, हमारे 2 पुलिस वाले शहीद हुए, इस एक वो अगेन उसके पीछे इंक्वायरी भी मैं करा रहा हूँ कि वजूहात क्या थी, लेकिन ये बिल्कुल हमें इस पे मज़ीद और काम करना है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। आखिरी सवाल पीटीवी लास्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है? लास्ट बाकी शर्जील आप साहब लोग बेजार हो गए हो? नहीं नहीं, ये मुझे मीटिंग है। नहीं यार, वो अगेन मैं भूल नहीं गया, बजट के अंदर पूरी डिटेल्स हैं। हमारी जो सोशल प्रोटेक्शन यूनिट है उसके अंदर स्कीम्स हैं सब्सिडी की, और वो सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद है। और आप एब्सोल्युटली राइट, हमने आम आदमी के हाल, एक तो हमने सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह बढ़ाई है वो आपको उसका भी इल्म होगा। फिर हमने जो मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए सईद साहब इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे और वो जल्दी हो जाएगी, उसके लिए भी बात की है। हमने जो है पुअर सोशल प्रोटेक्शन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स में 17 अरब रुपए एक रखे हुए हैं, और जो जल्दी में मुझे मिला है वो ये है, बट ये पूरी सोशल प्रोटेक्शन की हमारा सेक्शन है जो इस पे काम कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।